अगर आप स्टार प्लस या दंगल पर सीरियल देख रहे हैं, उन सीरियल्स में जिस चेहरे को आप देख रहे हैं वो चेहरा यही है। और वो ये चेहरा महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, राजस्थान से नहीं, जम्मू के आरसपुरा के गेगिया गांव से है राहुल मोटन। अगर आप आज वो सीरियल देख रहे होंगे तो आप उसमें जब देखेंगे तो राहुल आपको दिखे तो आप पहचान। राहुल, नाम क्या है आपका उस सीरियल में? मेरा नाम एक में उमेश है, एक स्टार प्लस पर जो आ रहा है। हाँ, उसमें उमेश है। अभी गुम है किसी के प्यार में, उसमें मेरे कट टू कट एपिसोड्स आ रहे हैं। अभी 2-3 एपिसोड्स हो चुके हैं। अभी बीच में यहाँ पे हूँ मैं, तो मेरे शूट्स ऑफ हैं, वहाँ पे उनकी शूटिंग चल रही है। मैं जब जाऊँगा मेरे वहाँ पे शुरू हो जाएंगे, बिकॉज सीन्स अलग अलग हैं, तो मेरा ऑफ था। तो दूसरे में तो उसमें मेरा नाम उमेश है। मैं मेन लीड का ब्रदर हूँ, फ्रेंड हूँ, तो खास दोस्त हूँ। उसका नाम उसमें मेरा नाम उमेश है, जो कि पार्टी में वो अटेंड करता है पार्टी, तो वो सारा है। और दूसरे में एक जर्नलिस्ट है, उसमें मेरा रोहन ठाकुर नाम है। और तीसरे में अभी उसमें नाम नहीं था, क्योंकि उसमें एक फ्रेंड कैरेक्टर था रैंडमली, तो चल रहा है अभी। और कुछ देखने को बहुत कुछ मिलेगा। ये अगर आप टीवी देख रही हैं, अगर महिला हैं या पुरुष है, आप टीवी सीरियल देखने के शौकीन हैं, आप दंगल देखते हैं या स्टार प्लस देखते हैं, तो उस पर अगर आपको कोई जो चेहरा दिखता है, वो चेहरा जो टीवी पर देख रहे हैं, वो चेहरा जम्मू का है और आरसपुरा के गेगिया गांव का। मेरे साथ इस वक्त बैठा हूँ राहुल मोटन हमारे साथ हैं। तो राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया आपका। राहुल भाई, पहले बात करें, अब कौन सा सीरियल चल रहा है जिस सीरियल में आपको लोग देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के, और जब लोगों ने देखा तो लोगों के फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो गए? पहले तो मैंने सीरियल किया था स्टार प्लस का, माटी से बंधी डोर। मेरे काफ़ी सारे सीरियल्स चल रहे हैं, जैसे माटी से बंधी डोर मैंने किया था, 2-3 एपिसोड्स उसके किए थे। उसके बाद मैंने दंगल टीवी का किया, जो कि अपकमिंग शो है गौतम विग के साथ। गौतम विग एक बिग बॉस का बहुत अच्छा कंटेस्टेंट रह चुके हैं। उसके बाद माटी से बंधी डोर जो था, वो भी एक बिग बॉस के बहुत ही अच्छे कंटेस्टेंट के साथ किया था मैं, जिसका नाम है अंकित गुप्ता। आफ्टर दैट मैंने बहुत ही लीडिंग शो ऑफ द इंडिया इज ऑन स्टार प्लस इज गुम है किसी के प्यार में। वो मैंने शो किया है, वो मेरा चल रहा है अभी। और धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, और मैं कर रहा हूँ शूट। अभी मैंने शूटिंग से ऑफ लिया था, तो मुझे घर पे आना था किसी वजह से, मैं थोड़े दिन के लिए घर पे आया हूँ। तो रैदर देन बाकी शूटिंग कंटिन्यू चल रही है। आप सबको लग रहा होगा कि ये इंटरव्यू हो रहा है, लेकिन अब हम इंटरव्यू ऐसे करेंगे कि आपको ये लगेगा नहीं कि इंटरव्यू, बड़े आरामदायक तरीके से बात होगी। राहुल की पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। अच्छा राहुल भाई, खाने में क्या पसंद है? जैसे प्रधानमंत्री को आजकल पूछा जाता है, और मीडिया वाले राजनीति कर रहे हैं और राजनेता जो हैं वो पत्रकारिता कर रहे हैं। आपसे भी ये सवाल है, खाने में क्या पसंद है? और आते ही देखा किचन में गए आप, अपनी मदर से कहा कि क्या बना है, क्या ढूंढ रहे थे? एक्चुअली मेरे पूरे फैमिली को पता है, मेरी पूरी फैमिली को पता है कि ये डाइट पे बड़ा ज़्यादा कॉन्शियस रहता है। और खाने पीने में मेरे को वेज ही ज़्यादा पसंद है, कि हम है ही वेजिटेरियन है प्योर। तो मुझे लगता है कि खाने पीने में अगर आप स्वादिष्ट खाने को छोड़ के एक डाइट वाला खाना खाते हैं, तो आप फिट रहते हैं लाइफ में। मेरा ये मानना है, इसी से विश्वास करता हूँ। तो वही मेरी ज़्यादा सोया ले लें आप, अगर मैं कैटेगराइज से बात करूँ तो ज़्यादा प्रोटीन आइटम्स मैं लेता हूँ। जिम मेरी शुरू से 8-10 साल से चल रही है। बाकी मेरी अभी तो जब ये सब सीरियल्स मेरे शुरू हुए हैं, तो उसके बीच में तो अभी कुछ हमें रिस्ट्रिक्शंस भी रहती हैं, कि अपने आप को ही रहती हैं कि ऐसा मेंटेन रखना है कि कहीं से फैट ना आ जाए, लाइक बीइंग एज अ मॉडल, बीइंग एज एन एक्टर। तो वो चीज़ें अब थोड़ी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। प्रोटीन डाइट ज़्यादा इंटेक करनी पड़ती है मुझे, वही ज़्यादातर। बाकी माँ का खाना, घर का खाना, माँ के हाथ का खाना तो स्वाद होता ही है वो तो। अच्छा, वहाँ पर माँ की भूमिका कौन निभाता है जब आप सेट पर होते हैं? हाँ, वहाँ पर देखो जी, सेट पे तो बहुत अच्छे लोग होते हैं सब, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके बहुत अच्छे कोऑपरेटिव लोग होते हैं, कि खाना वाना अलग अलग एक डिपार्टमेंटल सिस्टम होता है। हर एक का अलग सिस्टम है, खाने वाले अलग हैं वहाँ पे, लंच वाले, डिनर वाले, सारा खाना अलग वाले। स्पॉट दादा होते हैं ज़्यादा वहाँ पे, स्पॉट दादा जिसको हम कहते हैं। सपोर्ट वाले भाई होते हैं, और सपोर्ट्स के लिए अपना खाने के लिए और पानी पिलाना है आपको, चाय कॉफ़ी, आपका ड्रेसिंग, सब वो देखते हैं। और जैसे ड्रेस वाले अलग होते हैं, ड्रेसिंग वाले हमारी, जैसे मैं शूट पे होता हूँ तो एक वैनिटी मेरे लिए अलग होती है, वहाँ पे मेरे लिए लोग आते हैं। ड्रेस वाले आएंगे अलग से, चाय कॉफ़ी वाले अलग से। तो एक बहुत सिस्टमेटिकल एक वे होता है इसका शूट्स का। शूटिंग एक इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, तो इसमें बहुत ज़्यादा
बड़ी तादाद के लोग इंक्लूड होते हैं और बहुत ज़्यादा बजट इंक्लूड होता है इसमें। तो वहाँ पे सब मेरे लिए माँ बाप ही हैं एक किस्म से, मुझे लगता है, क्योंकि मैं सेट पे काम कर रहा हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और सब चीज़ें प्रोवाइड वो लोग कर रहे हैं और साथ में हम उससे अर्न भी करते हैं और हमें फेम भी मिलता है, तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। कितने घंटे की नींद वहाँ मिलती है? 3-3 4-4 सीरियल चल रहे हैं, किसी फिल्म की शूटिंग भी चल रही है। जम्मू में जब रह रहे थे तब, और वहाँ पर जब रह रहे हैं और काम कर रहे हैं तब? देखो जी, जम्मू में तो जब रह रहे थे तो जम्मू की तो बात अलग थी। जम्मू में तो घर पे थे और घर पे आपको पता ही है थोड़ा इजी रहता है, बंदा कंफर्ट जोन में रहता है। बाकी आपको संसार जी मैं बताऊं, वहाँ पे तो बहुत डिसकम्फर्ट जोन है अगर देखा जाए तो। क्योंकि स्ट्रगल लाइफ में अगर आप अपने कंफर्ट के जोन से बाहर नहीं आते हो, अपने आप को बाहर नहीं निकालते, तो मुझे नहीं लगता आप कोई लाइफ में चीज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी बंदा किसी लाइफ में अपनी फील्ड में किसी में काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो मुझे लगता है उसको आई थिंक उस कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। जिस कंफर्ट जोन में ऑलरेडी वो है और उसी कंफर्ट जोन में अगर रहकर वो उस चीज़ को पाने की कोशिश कर रहा है, वो उसका बिग गोल है, बड़ी अचीवमेंट करना चाहता है, तो उस गोल से, उस जोन से उसको बाहर आना पड़ेगा। अगर वो 10 घंटे सो रहा है तो उसको 4 घंटे सोना पड़ेगा। अगर वो 6 घंटे मेहनत कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, उसको 8 घंटे करनी पड़ेगी। तो मैंने ये सब चीज़ें बॉम्बे में रह के सीखी हैं और की भी हैं। सुबह जाना, आप शायद आप जानते होंगे बॉम्बे की लोकल ट्रेन्स और वो स्ट्रगल एक्टर्स, बॉम्बे में करीब 7 लाख एक्टर्स हैं अप्रोक्सीमेटली जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं। तो सब लोग कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं लोग। तो मैं भी एक आप देख रहे हैं एक छोटे से शहर से, मेरी कोई सपोर्ट नहीं है पीछे से, कोई हमारे नेपोटिज्म नहीं है, कोई फैमिली बैकग्राउंड में दूर दूर तक कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। मेरे को शौक था तो मैं उसको पाने के लिए लग गया। बहुत लोग बात भी करते हैं, बहुत लोगों ने करी बातें, सुना भी, यहाँ से सुनो वहाँ से सुनो, बट मैं उसको हंस के टालता गया और अपनी मेहनत पे फोकस करता गया। लोकल ट्रेन की बात की है आपने, उस ट्रेन का सफ़र कैसा रहता है? जो मैं टीवी में देखता हूँ वैसा ही है? बस यही तो नहीं मैं बताना चाहता था आपको, लेकिन आपने वही चीज़ पकड़ के पूछ ली। तो बहुत हेक्टिक वो एक सफ़र है जो भी आपके चैनल से माध्यम से थ्रू जो बॉम्बे में रहने वाले एक्टर्स या फिर हमारे यहाँ के जो बॉम्बे में विजिट करते हैं एक्टर्स या आर्टिस्ट, अगर वो सुन रहे होंगे तो उनको अच्छे से पता है कि लोकल ट्रेन्स का क्या हिसाब है। बहुत हेक्टिक रहता है, बहुत रश रहता है वहाँ पे। वो सारे स्ट्रगलिंग एक्टर उसी में ट्रैवल करते हैं मैक्सिमम। तो वो एक बहुत मेरे लिए बहुत हेक्टिक फेस है और बहुत स्ट्रगलिंग भरा फेस है। अगर मैं अभी भी याद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ यार मुझे करना तो पड़ेगा, करना तो है ही है। बहुत हेक्टिक था, बट ठीक है, मैं उस हेक्टिकनेस को अपना कर उसके आगे बढ़ना चाहता हूँ और मुझे अच्छा लगने लगा। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप सेट पे होते हो, आप अलग फील करते हो। तो मैं ये सारी बातों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी आर्टिस्ट को या किसी को शौक है इस चीज़ का, तो उसमें मैं मेहनत करे, डूब जाए। अगर आप डूबोगे तो आप स्टार प्लस छोड़ आप हर जगह होगे। तो रहते टाइम देखते हैं आगे। अभी लोग आपको दंगल पर देख रहे हैं, स्टार प्लस पर देख रहे हैं, कुछ मूवीज़ के लिए भी आप काम कर रहे हैं जी। ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे हो रही हैं? क्योंकि ये घर है, घर में 4 लोग हैं, आपको धुले हुए कपड़े मिल रहे हैं, बना हुआ खाना मिल रहा है, अगर लेट हो रहे हैं तो कुछ छोड़ करके आ रहा है, वहाँ पर ये मैनेज कैसे हो रहा है? देखिए जी, वहाँ पे ऐसा आता है, हमारा अपना फ्लैट है, कुछ लोग हम साथ में रह रहे हैं एक्टर्स हैं, दे आर वेरी वेल ट्रेंड एक्टर्स जो मेरे साथ रह रहे हैं, 3 लोग हैं। तो हमारा एक मेड है हमने लगा रखी है जो आती है, खाना बनाती हैं और वॉशिंग मशीन का हमारा काम करती हैं। तो करना पड़ता है, अगर हम ये काम करेंगे तो सपोज़ 1-2 घंटा खाने को निकलता है बनाने आने में, तो हमारी ये चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती। हम स्ट्रगलिंग करने गए वहाँ पे, तो मुझे लगता है हमने ये सब अरेंज किया, एक मेड अरेंज की है जो कि हमारे काम ये वाले वॉशिंग और खाना बनाना कर जाते हैं। अच्छे हैं वो भी और बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। तो बाकी सब हम ज़्यादा फोकस अपनी एक्टिंग प्रैक्टिस, सुबह उठ के हम लोग 3-3 2-2 घंटे कॉमिक्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, उसको लाउडली वॉइस ट्रेनिंग करते हैं, वोकल ट्रेनिंग करते हैं, इम्प्रोवाइजेशन करते हैं। और मैं आपको बताऊँ, एक्टिंग के ऑडिशंस करते हैं हम लोग खुद से सेल्फली। तो जाके बॉम्बे में आप कहीं ना कहीं प्लेस कर पाओगे, बिकॉज व्हेन यू आर इन अ लाइन इन अ क्यू देयर आर लॉट ऑफ एक्टर्स हु आर वेल ट्रेन्ड एंड दे कैन बीट यू इजीली। ऐसा लगता था मुझे भी वहाँ पे जाके, बट अब मुझे लगता है कि मैं भी बीट कर सकता हूँ। तो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। अगर तभी कर पाओगे अगर आप वहाँ पे कुछ ऐसा मैनेजिंग वे करो कि खाना बनाना, घर की एसेंशियल नीड्स, ये सारा जितना भी काम है ये कोई कैसे भी करके मैनेजेबल हो जाए टाइम पे, तो आप वहाँ पे स्ट्रगल कर सकते हो। अदरवाइज तो बॉम्बे में मुझे लगता है पूरा दिन तो ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता, इतना ट्रैवलिंग रहता है। तो ये सब चल जिस दिन
पहले दिन सेट पर गए आप, शूट था, तो आपको मालूम था कि ये स्टार प्लस पर ये सीरियल चलेगा जी। और मुझे अब शूट के लिए जाना है, तो डायरेक्टर वहाँ पर नए थे, सब लोग नए थे, और आप जम्मू के आरसपुरा इस बॉर्डर बेल्ट से उठकर वहाँ गए, तो पहला दिन कैसा था? सर मैं सही बताऊं आपको तो पहला दिन मेरे साथ ऐसा था कि मैं शिवरिंग में था थोड़ा सा, बिकॉज 3 रेड कैमराज और 20-25 लोगों की टीम, अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स जिन्होंने सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं, तो अगर वो डायरेक्ट, और एक्चुअली सीरियल में आपको बताऊं रियलिटी क्या है, सीरियल्स में आपको स्क्रिप्ट दी जाती है, एक स्क्रिप्ट दे देते हैं आपको ऑन सेट पे, जब तक आपका मेकअप हो रहा है, जब तक आप वैनिटी में बैठे हैं, रेडी हो रहे हैं, आपके कस्ट्यूम्स रेडी हो रहे हैं, आप कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तब तक आपको उसी स्क्रिप्ट को पढ़ना होता है, अपने डायलॉग्स रेडी करने होते हैं। बेसिकली अगर 4 लाइनों का डायलॉग है या 5 लाइनों का डायलॉग है, उसको याद करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उसको अप्लाई करना, उसको प्रैक्टिकली बताना कैमरे के साथ, वो बहुत मुश्किल है। मैं ये कहूँगा एज अ स्ट्रगलिस्ट एक्टर, मैं कहूँगा कि बहुत मुश्किल है। हर इंसान के लिए मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, तो बड़े एक्टर्स के लिए भी मुश्किल रहती है कोई चीज़ें, बट धीरे धीरे सब बंदा उसमें ढल जाता है। लेकिन वो मेरे लिए मुश्किल था पहले दिन, और मुझे लगता है पहले दिन उन्होंने जो दिया, डायलॉग्स दिया मेरे को, थे बहुत ज़्यादा और थे भी बहुत बड़े। अच्छा वो तो मैंने कर लिए, आफ्टर दैट अचानक डायरेक्टर कहता नहीं नहीं जी 1-2 सीन और छोड़ेंगे। मैंने कहा जी लो जी ठीक है जी। जब मेरे पास उसी टाइम बन के स्क्रिप्ट आ गई, क्योंकि राइटर्स ऑन वे होते हैं, काम कर रहे होते हैं उसी टाइम सीरियल्स के, उसी टाइम आती है मेरे पास स्क्रिप्ट, और लंबी आती है मेरे पास, कहते जी आपको 15 मिनट में या 5-10 मिनट में अंदर बोलनी है। वो थोड़ा मुश्किल रहा, लेकिन आई डिड इट। पहला डायलॉग क्या बोला था? मेरा पहला डायलॉग अगर आप बोलें तो बहुत सारे डायलॉग्स हैं मेरे, जैसे अगर हम स्टार प्लस या दंगल के मंच से पहला जो सेट पे डायलॉग बोला जाते ही यहाँ से, जैसे मैं उसकी बात करूँ तो वो तो एक छोटा सा डायलॉग था कि नमस्ते वैजंती जी। वैजंती जी हमारे कैरेक्टर हैं बीच में लीड में, उनका इंटरव्यू लेने में जर्नलिस्ट होता हूँ मैं। काफ़ी सारे जर्नलिस्ट होते हैं, लेकिन मेन जर्नलिस्ट एक वहाँ पे मैं होता हूँ। तो वहाँ पे एक वैजंती जी जो हैं वो बहुत सारी मतलब छोटे गांव से बिलोंग करती है बहुत ज़्यादा, और अच्छे नंबर लेके कुछ बहुत ज़्यादा पास होती हैं, बहुत ज़्यादा टॉप करती हैं, मतलब ऐसे उनकी हाईलाइटेशन होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरे को इंटरव्यू करना होता है उनका, तो मैं जाता हूँ, तो मैं उनको, वो स्टेज से आ रही हैं अपने 2 शब्द बोल के, लोग क्लैपिंग, ऑल आर क्लैपिंग लाइक दिस, मैं उनको बोलता हूँ नमस्ते वैजंती जी, क्या आपका मैं इंटरव्यू ले सकता हूँ? मैं रोहन ठाकुर मुंबई से जर्नलिस्ट। वो मुझे आगे से बोलती है नहीं ठीक है बिल्कुल ले सकते हैं, मैं धन्यवाद बोलता हूँ। उस दिन आप पत्रकार थे? उस दिन क्या लगा था कि हम पत्रकारों की जिंदगी अलग है, उस दिन पत्रकार का वो मैंने फील किया, निभाई आपने। मैंने फील किया, आपकी लाइफ मैंने फील की वो लाइफ फील की मैंने। बहुत लाइफ मेरे को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगी वो, सिंपल नहीं लगी कि वो बहुत सिंपल नहीं, वो बहुत जिम्मेवारी वाला, रिस्पॉन्सिबल वाला काम। एक सवाल से जिंदगी बन सकती है, बिगड़ सकती है। मैंने 4 दिन वो शूट करी है, लेकिन वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ थी। जब आपने पूछा उससे कि आपकी मांग में ये संदूर जो, हाँ एग्जैक्टली, उससे उसका चेहरा उस वक्त उस कैरेक्टर का, वो देखो वो एक जर्नलिस्ट ही कर सकता है, आई थिंक, जैसे आप जैसे जर्नलिस्ट हैं जी, वो जर्नलिस्ट ही कर सकता है। एक्चुअली वो जो सीरियल था उसकी कहानी ये है कि उसकी 2 बीवी हैं, तो जो मेरे साथ बैठी थी वो भी उसकी बीवी, वो बहुत मतलब लीनियंट है, छोटे गांव से। एक दूसरी बीवी है जो बहुत चालाक, ऐसे सीरियल चल रहा था, तो वो मांग के सिंदूर भरती है, लेकिन वो क्या है कि वो सिंदूर तो भरती है, लेकिन वो प्रॉपर उसको दर्जा नहीं मिलता है वाइफ का, थोड़ा उसको इग्नोर वोर भी करता है। लड़का उसको करता है, लेकिन उसको उसकी वाइफ, दूसरी वाइफ भी दिखनी पड़ती है, बिकॉज वो उधर भी इन्वॉल्व है। वो आप ही का कैमरामैन था उस वक्त? हाँ कैमरामैन समझ लो मेरा ही था। अच्छा, एक चीज़ और बताइए मुझे कि सबसे ज़्यादा टफ किस डायरेक्टर के साथ काम करके लग रहा है? टफ तो मैं आपको बताऊंगी, टफ में कुछ नहीं लगा। मेरे को तो मज़ा आता है, अगर मेरे को डायलॉग मिल जाए, सेट पे क्या बोलना है, आई फील वेरी बेटर। टफ तो नहीं कह सकते, हाँ ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि थोड़ा सा नया बंदा होगा या नए तरीके से हम शुरू करेंगे, नए जाएंगे, तो ऑब्वियसली किसी काम में भी जाएंगे थोड़ा नर्वसनेस रहती है। फर्स्ट टाइम मेरे को थोड़ी सी हुई थी, बट आफ्टर दैट आई विल बी वेरी कंटिन्यू। किस मेल एक्टर के साथ या फीमेल एक्टर के साथ काम करके अच्छा लग रहा है और लगता है कि ठीक बड़े आराम से हम कर पा रहे हैं, काम तो अजीब नहीं लग रहा? थोड़ा सा नहीं होता है, कई इंसानों के साथ काम करने में लगता है कि आप कंफर्ट नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, सेट पे बॉम्बे में बिल्कुल ऐसा नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। अंकित मेरा भाई जो मेन लीड पे था बहुत अच्छा, मैं उनसे पर्सनली पहले भी एक बार उडारियां सेट पे मिला हूँ पंजाब में, चंडीगढ़ में। सरगुन मेहता और रवि दुबे का वो प्रोड्यूसर है वो,
तो उनके वहाँ भी मिला हूँ मैं एक बार, और वहाँ पे मैं मिला उनको, मैंने हाय हेलो की, अच्छे से मेरे साथ बातचीत हुई है खड़े होकर बैठ के। और रदर दैन दैट रजत ठक्कर जी जो हैं, जिनके साथ जो उनका गुम है किसी के प्यार में, वो भी बहुत अच्छे बंदे हैं। और गौतम विग भाई, गौतम विग तो उनके साथ तो हमारी बड़ी गपशप लग रही थी सेट पे, बड़े प्रॉपर। ही इज़ अ वेरी गुड कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस। तो सारे बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स हैं जितने भी इनके साथ मैंने काम किया है, तो बड़ा अच्छा लगा। आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, और जो फीमेल आर्टिस्ट है वो बहुत अच्छे हैं, और डायरेक्टर्स दे आर वेरी गुड, और वेरी ब्रीफली एक्टर्स, डायरेक्टर्स वो बड़े ब्रीफली समझाते भी थे, बड़ा मजा आया। एक डायरेक्टर का नाम लेना हो? देखिए, ऐसे तो मैं अगर नाम पूरी फिल्म इंडस्ट्री में लूँ, अगर यहाँ पॉड पे नाम लेता हूँ उनका, तो आई विल गो सम डायरेक्टर्स लाइक संजय लीला बंसाली जी, जिनको मैं मानता हूँ। उनका रीज़न ये है कि वो खुद लिखते हैं, खुद बनाते हैं, और एज अ डिट्टो बनाते हैं। जो चीज़ शायद बड़े कम लोगों को पता होगा, जो उनको चाहिए, चाहे वो रणवीर कपूर जी हों या फिर वो बड़े से बड़ा एक्टर शाहरुख खान जी हों, अगर उनको वो लाइन चाहिए तो वही लाइन चाहिए, उनको और कोई लाइन नहीं चाहिए। वो इतने परफेक्ट डायरेक्टर और इतने परफेक्ट आर्टिस्ट। आफ्टर दैट बात करूँ मैं, अनुराग कश्यप जी की बात कर सकता हूँ। वो भी एक ऐसे एक्टर डायरेक्टर हैं जो कि शूट पे अगर एक्टर है, कुछ चीज़ें अगर मिस लग रही है उनको, दे कॉल द एक्टर, अगर तुम एक एक्टर हो अपनी कला दिखाओ, इम्प्रोवाइजेशन करो खुद से, क्या दिखा सकते हो। तो अच्छा लगता है उनका ये पॉइंट भी। तो ये डायरेक्टर्स काफ़ी अच्छे। बॉम्बे की एक बात है, बबूमान कहते हैं, बॉम्बे की बरसात का लड़की का क्या भरोसा। बॉम्बे की बरसात का लड़की क्या भरोसा। चेहरे के पीछे चेहरे कितने चेहरे देखे बहुत सारे जी, वहाँ पे ये सब चीज़, हर चेहरे के पीछे चेहरा है वहाँ। हाँ, वो सारे बहुत सारी चीज़ें ऐसी वहाँ पे। हाँ। लेकिन हमें अपने काम पे फोकस करना आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ज़्यादा फोकस वहाँ रखता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें चेहरे वहरे सब आप अपने आप ही क्लोज हो जाते हैं, अपने आप करीब हो जाते हैं। हाँ। हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। अब तो मंच आपको मिल चुका है, प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है, लोग आपको पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, देश विदेश में देख रहे हैं। और जब लोग देख रहे हैं, और उस वक्त राहुल क्या सोच रहे हैं, बिल्कुल भी मुझे घमंड नहीं लगा, बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ भैया मैं एक्टर बन गया हूँ और मैं बड़े सिनेमा में जा चुका हूँ, मेरी एंट्री हो चुकी है और अब मैं अलग से रहूँ लोगों से, ऐसा महसूस नहीं हो रहा। नहीं, ऐसे है जी सिद्धार्थ जी, अलग रहने वाली कोई बात नहीं है। हम यहीं से गए हैं, यही हमारी माटी है और यही हमने जीना है, यही मरना है। तो मुझे नहीं लगता भगवान परमात्मा कभी ऐसी चीज़ अंदर डाले भी ना, कभी घमंड आए किसी चीज़ का। तो यहीं से गए, और जहाँ भी रहेंगे अपने देश को, अपने मतलब गाँव को, अपने शहर को याद करके ही रहेंगे, अपने स्टेटस में रहेंगे पुराने। तो ऐसी कोई बात नहीं है प्राउड वाली। अच्छा, आगे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं आप जिस पे आप काम कर रहे हैं? कितने सीरियल हैं, या कोई फिल्म है जिसमें आपका शूट चल रहा है या फिर आप कर रहे हैं? जैसे कि अभी एक वेब सीरीज़ है, वो भी मैंने शूट आधी की, आधी होगी। 3 सीरियल ये आ चुके हैं, 1-2 सीरियल मेरा और बातचीत चल रही है, तो अभी शूट मैंने करी नहीं है उसकी, बट वो करेंगे शूट। अभी जैसे जाऊँगा यहाँ से, मेरी फ़्लाइट है, कुछ दिनों के बाद मैं निकल जाऊँगा, तो फिर वो सीरियल्स भी करूँगा जाके। और एक फिल्म मेरी और है, सॉरी मैं आपको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ, जो कि अभी जम्मू में मैंने शूट करी है, एक घर एक परिवार। वो जल्दी रिलीज़ होने वाली है, आई थिंक थोड़े दिनों में शायद रिलीज़ हो जाएगी। उसके बारे में ऑडियंस को ज़रूर पता लगेगा। जिस दिन आपका सीरियल जो स्टार प्लस पर चल रहा है जी, उसमें आप दिखे, आप जम्मू से हैं, जाहिर सी बात है, और जम्मू के महिलाएं खासकर के इंटरेस्ट रखती हैं टीवी सीरियल्स में, क्योंकि उनकी ज़िंदगी वो सोचती हैं यही है। वो कई बार अपनी माँ से बात करती हैं, कहती हैं हाँ उसके साथ ये हो गया, अब उसको ये मिला। तो किसका पहला फ़ोन आया था, परिवार को छोड़ के पहला फ़ोन किसका आया था? देखिए जी, पहला फ़ोन मेरे को शायद प्रॉपर याद नहीं है, बट पहला फ़ोन मेरे दोस्त का आया था। हाँ। मेरे दोस्त ने किया था फ़ोन, और दोस्त, फीमेल दोस्त? फीमेल का भी आया था और मेल का भी। तो उनका मेरे को कॉल आया था पहला, बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद धीरे धीरे सब दोस्तों का आया, घर वालों को तो आया ही, फिर रिलेटिव्स का भी आया। तो मेरे मामा जी हैं, मेरे फादर साहब हैं, सुदेश कुमार सरगोत्रा जी, जितेंद्र कुमार सरगोत्रा जी। एक मैं आपको ये छोटी सी बात बताना चाहूँगा, मेरे को ऐसे इमोशनल थोड़ा सा हो गया मैं अभी उनका नाम लेके। रीज़न इज़ कि मेरे एक मामा जी थे छोटे, सतीश कुमार सरगोत्रा जी, जिनकी डेथ हो गई है। 40 ईयर्स के थे, जेई थे, वो बहुत सपोर्ट करते थे। और एक मेरे नाना जी थे, श्री तिलकराज सरगोत्रा, जो ऐसी थे PWD में, उनकी भी डेथ हो गई, रिटायर हो गए थे। और मेरे नाना जी एक और प्रिंसिपल रिटायर थे, उनकी भी डेथ हो गई। तो ये लोग जो थे ना, ये एक मैटरनल फैमिली, एक होता ना कोई मैटरनल फैमिली में लाइक ऐसा,
वो एक मेरे पिलर्स भी थे, कह सकते हैं सपोर्टिंग पिलर से, बहुत अच्छा सपोर्ट करते थे। अभी भी हैं, हमारे मामा जी हैं, सब सरकारी मुलाजिम हैं जितने भी हैं, सब सपोर्ट करते हैं, रिलेटिव्स भी सपोर्ट है, और घर वाले आप जानते ही हैं, मेरे फादर साहब सेक्रेटरी से रिटायर हुए हैं, चाचा जी हैं, ताया जी हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवाया मैंने सबसे, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सबने किया कॉल, सबने मैसेज किए, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और आपका भी आया था। अच्छा, जब सोते हैं वहाँ पर पूरा दिन एक काम होता है, या तो सफ़र करना है या फिर जो स्क्रिप्ट है, डायलॉग्स हैं वो याद करने हैं जी। कुछ डायलॉग्स ऐसे होते हैं जो जिसमें आप ढल जाते हैं, वो उस करेक्टर में चले जाते हैं, तो जब आप फ्लैट पे पहुंचते हैं और दोहराते हैं उसी चीज़ को बार बार कितनी बार होता है ये? सर मैं आपको बताऊं कि बहुत बार रिपीट करना पड़ता है। रीज़न क्या है उसका, अगर 4 लाइनें भी 5 लाइनें भी है ना, वो मैं 2 बार देख के याद कर लूँगा, आपके सामने बोल दूंगा, बट कैमरा फेस करके बोलना इज़ डिफरेंट थिंग। उसको कम से कम मैं उसको चीज़ को 100 से 150 बार रिपीट करता हूँ, जब तक मैं पक्का ना हो जाऊँ उसको। और ये एक्टिंग का रूल है, अगर आप एक्टिंग करोगे, कोई एक्टर बनना चाहता है, देखो मैं किसी को बुरा नहीं बोलूँगा, बट मैं ये बात ज़रूर बोलूँगा, आपने ये बात पूछी है, मैं ये बात ज़रूर बोलूँगा कि रीज़न इज़, हम लोग सोचते हैं एक्टर, मैं एक्टर हूँ, मैं ये कर दिया, मैंने ये एक्टर हूँ, नहीं, एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, प्रैक्टिस 3-3 घंटे करनी पड़ती है, और अगर आपको डायलॉग याद ही नहीं हो रहा ना, तो आप उसको 2 बार 4 बार देख के याद कर लोगे। मेरे सामने मैं बैठा हूँ, मैं बोल सकता हूँ इजीली, हाँ यार ये बोला उसने, ऐसा ऐसा है, लेकिन जब कैमरा फेस करोगे, 3-3 कैमरा, तो डायरेक्टर बोल रहा है रेडी एक्शन, एक्शन के बाद वो यही देख रहे होते हैं कि बस इसका डायलॉग कब खत्म होता है प्रॉपर तरीके से, और दोबारा सीरियल्स में टेक नहीं लेते ज़्यादा। अच्छा, एक दो, हाँ, फर्स्ट टेक, सेकंड टेक, डन, ज़्यादा उनके पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि एपिसोड्स बनाने होते हैं। तो वो चीज़ मेरे साथ हुई पहली बार, 3-4 टेक मेरे भी हो गए थे एक बार, आफ्टर दैट मैंने नहीं दिए, फर्स्ट टाइम मुझे थोड़ा हेजिटेशन था। द थिंग इज़ कि एक्टिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी सर, आपको बार बार उसको रिपीट करना है। सबसे पहला ही काम है स्क्रिप्ट को रीड आउट इतना कर दो कि वो इतनी जुबान पर चढ़ जाए कि आप उसमें डल जाओ। डलना इन द सेंस, आप ऐसे डल नहीं पाओगे अगर आपको याद ही नहीं है। हाँ, अगर 2 लाइनें हमने याद करी हैं तो वो लाइन अगर हमने 4-5 मिनट में याद कर ली और सेट पे चले गए बोलने, बट उस लाइन को हम वर्ड्स सारे रिप्लेस कर देंगे, बोलेंगे वही चीज, सेंस वही होगी, लेकिन वर्ड्स जब रिप्लेस हो जाए और रिप्लेस हो जाएंगे, जब वो कैमरा में सामने आते हैं तो वो कुछ सेंस गलत दिखाते हैं। द थिंग इज कि जो डिट्टो है, अगर बी लगा कहीं, कहीं जाओ, गे लगा, तो वही हम करेंगे, ये नहीं करेंगे कहीं जा रहे हैं, ये नहीं कह सकते, बदल नहीं सकते उसको, उसकी सेंस बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो द थिंग इज कि उसको रिपीटेशन में मैं आपको बता रहा हूँ, डिटेल में मैंने ब्रीफ में बताया कि मैं 100 से 150 बार उसको रटता हूँ अच्छे से, फिर मैं उसको समझता हूँ। पहले तो मैं समझ ही लेता हूँ स्टार्टिंग से कि वो क्या कह रहा है, सीन क्या है, हमें समझना पड़ता है। ये नहीं कि मेरी लाइनें 4 है मैं उसको पढ़ूंगा, पूरी स्क्रिप्ट होती है उसमें 4 ऊपर वाले की भी पढ़नी पड़ती है, नीचे वाले, उसको सेंस में लेना पड़ता है कि सीन हंसने वाला है, सैडनेस है, मैं उसको ताना मार रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, वो सब चीज़ समझनी पड़ती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है सीन में। फिर मुझे लास्ट में समझ के अपनी लाइनों को रटना पड़ता है, पूरे प्रॉपर याद करना पड़ता है। याद करने के बाद फिर उसको मैं अच्छे से प्रैक्टिस, एक वैनिटी में कहीं अपने प्रैक्टिस करता हूँ, फिर मैं सेट पर जाता हूँ। ये प्रोसेस रहता है एक्टिंग का। स्ट्रगलिंग एक्टर जो हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं या जो इस इंडस्ट्री में हैं, उनके सपनों में क्या आता है? डायलॉग्स, डायरेक्टर? देखो जी, बात आपने बिल्कुल सही बोली। मैं यहाँ तो आया हूँ जम्मू में, 2 दिन हो गए हैं, लेकिन मेरे दिमाग में, मैं वही व्हाट्सएप चेक कर रहा था कहाँ से रिक्वायरमेंट आ गई है मेरे को। कहीं से मेरे को एक टीवी सीरियल का आया था, उन्होंने मुझे ऑडिशन मांगा था 2 दिन पहले, कंटिन्यूटी कैरेक्टर था वो, और ZTV का वो शो है, पर मैं नहीं दे पाया। और आज मैं उनसे पूछ रहा था तो कहते आप आज पूछ रहे हो, आपको तो भेज देना चाहिए था। तो आफ्टर दैट मैं आपसे मिलने के बाद मैं वही चीज़ कंटिन्यू करूँगा, इतना ज़्यादा मतलब प्रेशर रहता है, तो यहाँ पे भी काम करना पड़ेगा आगे। तो वो दिमाग में चलता रहता रात को भी। अब कल रात को भी मेरे यही चल रहा था कि यार ऑडिशन बन नहीं पाया, बिकॉज कोई घर पे था नहीं, मैं बना नहीं पाया। तो वही बस चल रहा है, अभी भी वही चल रहा है दिमाग में। मतलब बात आप हमारे साथ कर रहे हैं और दिमाग में चल रहा है मेरे, एग्जैक्टली, क्योंकि मेरा कैरेक्टर कोई ले ना जाए, एंड जब वरी अबाउट दैट कि मेरा कैरेक्टर को लेना जाए, क्योंकि मेरा कैरेक्टर है, मुझे कोई अप्रोच कर रहा है, क्योंकि मेरी लुक वहाँ पे डायरेक्टर के सामने फिट बैठ गई है, और वो मुझे अप्रोच कर रहा है, भाई ऑडिशन। तो मैं चाहता हूँ ऑडिशन जल्दी जल्दी भेजूँ मैं, और उसमें शॉर्टलिस्ट होने के बाद मैं लॉक हो जाऊँ, फिर उसके बाद इंटरव्यू 4 और कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी हमारे साथ बात करने के लिए। राहुल मोटा आज हमारे साथ थे और वो जम्मू आए हुए हैं, बड़ी जल्दी दोबारा वो वापस जाने वाले हैं, क्योंकि उनका जो सीरियल हैं उनके एपिसोड जो हैं वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। बीच में थोड़ा टाइम मिला और वो जम्मू पहुँचे, हमें पता चला, हम उनसे मिलने के लिए उनके घर आए और उनके काफ़ी सारे रिलेटिव्स, उनके दोस्त उनका स्वागत करने के लिए आए, उन्हें मुबारकबाद देने के लिए उनके घर पहुँचे थे। क्या ज़िंदगी होती है टीवी सीरियल्स के अंदर काम करने वाले लोगों की,
एक्टर्स की, डायरेक्टर्स की, वो जानने का प्रयास हम लोगों ने किया है। और